जोधपुर, जिला शुभंकर है भाई कुर्जा, जिला शुभंकर क्या है? कुर्जा, कुर्जा। अभी आपने कल परसों का पेपर पढ़ा हो तो उसमें आया भी था कि जो कुर्जा यूक्रेन और साइबेरिया क्षेत्र की और तुर्की होते हुए प्रवास करती है, वो रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से यूक्रेन से ही लौट आई। यदि कल परसों का पेपर पढ़ा हो तो ये कुर्जा प्रवासी पक्षी है। अच्छा, जोधपुर जिला शुभंकर क्या है? कुर्जा। एरिया है भाई 22,850 वर्ग किलोमीटर। इस दृष्टि से ये राज्य का चौथा बड़ा जिला है, राज्य का। तो नेक्स्ट इसी में आगे लिख लो, राज्य का चौथा बड़ा जिला, राज्य का 4th नंबर चौथा बड़ा जिला, बड़ा जिला। सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है इसे। सूर्य नगरी किस नाम से? सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, सूर्य लंबे समय तक चमकता है इस क्षेत्र में, इसलिए इसे कहा जाता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? जोधपुर को। सूर्य नगरी और ब्लू सिटी। मरुस्थल का विस्तार है वो राज्य के 12 जिलों में है भाई। मरुस्थल का विस्तार राज्य के कितने जिलों में? 12 जिलों में। और उन 12 जिलों में इससे भी पूर्व में कुछ जिलों के भाग आते हैं, लेकिन वास्तव में जोधपुर में आने के बाद पता चलता है कि ये मरुस्थल का प्रवेश क्षेत्र है, इसलिए जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुस्थल का क्या कहेंगे? प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे? जोधपुर को कहेंगे। किसका प्रवेश द्वार? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। एक संस्था है काजरी और एक संस्था है आफरी, दोनों का मुख्यालय जोदाना में है। एक का नाम है काजरी और एक का नाम है आफरी। काजरी व आफरी का क्या है? मुख्यालय है। काजरी राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है ये, काजरी व आफरी। ये कल वाले परसों वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। काजरी व आफरी का क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय काजरी व आफरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का अर्थ है राष्ट्रीय, ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। संस्थान स्थापना की गई थी 1959 में, हालांकि 52 में स्थापना हुई थी और 1959 में ये नाम किया गया राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। मुख्यालय है मरुस्थल के प्रवेश द्वार कहां पर? जोधपुर में है। जोधपुर की स्थापना है ना मैडम, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने, राव जोधा ने, जोधा ने यरणमल के पुत्र थे भाई राव जोधा ने। 1459 में, 59 में मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण कार्य के साथ की, निर्माण कार्य के साथ की। जोधपुर की आकृति देखोगे ना तो मयूर की भांति है। आकृति कैसी है? मयूर जैसी। दुर्ग की भी मयूर ध्वज कहते हैं दुर्ग को। आकृति, आकृति किसकी भांति है? मयूर की भांति है। एक पहाड़ी है चिड़ियाटुक पहाड़ी, उस चिड़ियाटुक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है।
लिख लिया यहां तक? तो किस पहाड़ी पर दुर्ग, ये स्टार लगा के लिख लो। लिखना मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। ऐसे एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक दुर्ग है और इस दुर्ग का नाम है क्या? मेहरानगढ़। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। वैसे तो जोधपुर में कई सारे शासक हुए, लेकिन कुछ शासक के नाम याद रखने ही रखने। जोधपुर में एक शासक हुआ था मालदेव। मालदेव, मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है भाई। मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा यानी सम्मान वाला राजा। हसमत यहाँ हंसना नहीं है, यानी सम्मान वाला राजा। और इसे हसमत वाला राजा कहा किसने? ये ध्यान रखना, अबुल फजल बदायूनी और गयासुद्दीन ने कहा इसे। सॉरी, गयासुद्दीन क्या, निजामुद्दीन अहमद ने, निजामुद्दीन अहमद ने। तीनों नाम लिख रहा हूं, देखो लिखना ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, स्टार लगा के लिखो। लिखना राव गंगा के पुत्र राव मालदेव को, राव गंगा के पुत्र राव मालदेव को, राव गंगा के पुत्र राव मालदेव को अबुल फजल, अबुल फजल, राव गंगा के पुत्र राव मालदेव को अबुल फजल बदायूनी, बदायूनी, बदायूनी व निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अहमद ने, निजामुद्दीन अहमद ने निजामुद्दीन अहमद ने हसमत वाला राजा कहा है। हसमत वाला राजा कहा है। कैसा राजा कहा है? हसमत वाला राजा कहा है। फूंका रो मिले, ठीक। क्या कहा है? हसमत वाला राजा कहा है। किसको? माल। इसकी एक रानी थी, रानी उम्मादी। ये जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी और रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रूठी रानी। स्टार लगा के लिखो। लिखना राव मालदेव की पत्नी, राव मालदेव की पत्नी राव मालदेव की पत्नी जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री रानी उमा देखो, रानी उमा देखो, रानी उमा देखो, रानी उमा देखो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको झीलें करवाऊंगा तब जयसमंद झील करवाऊंगा और वहां लिखाऊंगा कि जयसमंद झील के समीप हवा महल व रूठी रानी का चित्रण है। यही वो रूठी रानी है जिसे रानी उमा दे कहते हैं। और ये किसकी पत्नी है? मालदेव की है। मालदेव के समय, मालदेव का आप बीकानेर को याद करो, मैंने बीकानेर के समय बताया था। ये तो एक डाकी शासक था। इसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार करना शुरू कर दिया, जो किसी जमाने में मेन उद्देश्य जो अपने मारवाड़ के भाग हुआ करते थे। इसके तहत इसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया और बीकानेर पर जब 1541 में आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था राव जेत सिंह, राव जेत सिंह। और राव जेत सिंह पर आक्रमण किया, राव जेत सिंह को युद्ध में पराजित किया और युद्ध में ही मार दिया। और इस समय मैंने आपको बीकानेर के समय बात ही बताई थी।
लिखाया भी होगा। और इस युद्ध का वर्णन कालांतर में क्या, इसी समय बिट्टू सूजा ने राव जयसिरा छंद में किया है। राव जयसिरा छंद किसने लिखा? बिट्टू सूजा ने इस युद्ध का वर्णन किया है। और इस युद्ध को इतिहास में पाहेबा और साहिबा युद्ध के नाम से जाना जाता है। सही बात है, ठीक है। और कब हुआ? 1541 में। लौटते समय ये नागौर पर आक्रमण कर देगा। मेड़ता के जो आसपास और इस नागौर के आसपास का शासक है वीरमदेव। वीरमदेव यहाँ से शेरशाह के पास, और उधर से जयसिंह का पुत्र चला जाएगा शेरशाह के पास कल्याण में। और दोनों फिर कालांतर में शेरशाह को कहेंगे कि मारवाड़ के क्षेत्र पर उनका राज्य और उनका जो भाग है वो वापस दिलाएं। कालांतर में शेरशाह सेना लेकर पहुंचेगा और समय होगा जनवरी 1544 को। तो जनवरी 1544 को भाई एक युद्ध होगा। हाँ, इसे गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाएगा। गिरी और सुमेल दो गांव हैं पाली में, गिरी सुमेल, जेतारण में गिरी सुमेल। और जो गिरी सुमेल का ये युद्ध है ये होगा 5 जनवरी 1544 को। 1544 को 5 जनवरी 1544 को। और इस गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कुप्पा, जैता व कुप्पा युद्ध करते हुए शहीद हो जाएंगे। युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त। कुछ ही बातें याद रखनी है, सारी नहीं रखनी है। वीर गति को प्राप्त, ठीक है। मालदेव सिवाना आ जाएगा भाई। मालदेव युद्ध भूमि क्षेत्र को छोड़ देगा और मारवाड़ के संकटकालीन क्षेत्र सिवाना आ जाएगा। सिवाना कहाँ है मैडम? सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में है। तो कौन आ जाएगा यहाँ? मालदेव। मालदेव मालदेव मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी, राजधानी सिवाना आ जाएगा। अब युद्ध हुआ भयंकर तरीके से, इतना भयंकर युद्ध चला कि जो शेरशाह है उसकी सेना को काफी पीछे हटना भी पड़ा था और मात्र मुट्ठी भर सैनिकों के सामने। और वो सेना जो लड़ रही थी वो दो यहाँ के सेनापतियों के दिन लड़ रही थी, जेता और कुंपा। अब बड़ी मुश्किल से शेरशाह ने युद्ध जीता और जैसे ही दुर्ग में आया तो दुर्ग में और कुछ नहीं मिला, बाजरी की बोरियां मिली। इसने सोचा पूरा क्षेत्र धन से लबालब भरा हुआ होगा, यहाँ आया हुआ अपने सारा खर्चा हर्चा सब निकल जाएगा। संभव नहीं हुआ भाई, संभव नहीं हुआ। जब बाजरी देखी और कुछ देखा, अपने इस क्षेत्र में होता ही बाजरा है, तो उसने कह दिया मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इनका डायलॉग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खैर मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये क्या किसने कहा था? शेरशाह ने। तो जो ये युद्ध है ना भाई, ये युद्ध चला था शेरशाह वर्सेस मालदेव। मालदेव और शेरशाह ने इसमें कहा था खैर मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, खैर हिंदुस्तान की बादशाह, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, की बादशाहत खो देता। खैर मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। ऐसा किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। तो युद्ध कौन सा हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध। ये याद रखना, अपने मारवाड़ में ये सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है गिरी सुमेल का। अच्छा, इस युद्ध में शेरशाह के साथ दो व्यक्ति और थे, दोनों के नाम याद रखने। एक तो है बीकानेर का, बीकानेर का तो है कल्याणमल, कल्याणमल। और एक है नागौर का, नागौर का वीरमदेव, वीरमदेव। ये किसके साथ थे? ये शेरशाह सूरी के साथ थे।
ये कल्याणमल किसका पुत्र था? राव जयसिंह। वेरी गुड। यहां भले ही लिख लेना नोट में, नोट में लिख लेना राव जयसिंह छंद, राव जयसिंह छंद, छंद बिट्ठू। हाँ सही है मैडम। बिट्टू सूजा द्वारा, बिट्टू सोजा द्वारा लिखी गई, लिखी गई। तो बिट्टू सूजा द्वारा क्या लिखी गई? राव जयसिंह छंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फाउंडेशन क्लास में बताया था ना, उसके बाद एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है, पेपर में पूछ लेना इनसे, 2 बार आ चुका है ये। तो ऐसे नहीं, आपको इंपॉर्टेंट ही बातें बताई जाती है, इनको याद रखा करो। लिख लिया सबने? अब दिख रहा है? न्यू स्टूडेंट कितने हाथ खड़े करो एक बार, न्यू वाले। पुराने हो नीचे करो हाथ, हाथ दो, पता ही नहीं पूछा क्या है। हो गया? अब तो हो गया भाई। अब इसके बाद लिखना स्टार लगा के एक और इंपॉर्टेंट बात लिखो। अब लो कर लिया भाई। अब इसके बाद देखो आगे एक लाइन, एक शासक है मालदेव, ये राव गंगा का पुत्र है। जब राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है तब ये अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ के इतिहास में भूला बिसरा शासक कहा जाता है, वैसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। 2 ही लाइन याद रखनी है, 2 ही लाइन याद रखनी है। लाइन कैसे? देखो एक बार, लाइन इस प्रकार है भाई। एक शासक है, इस शासक का नाम है, हाँ बिल्कुल, ये तो है राव मालदेव, राव मालदेव। राव मालदेव का पुत्र है, इसका क्या है? पुत्र है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन को 2 लाइनों में याद रखना। एक तो कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा शासक। इतने महान शासक के नाम पर जोधपुर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई आप जाओ और कोई आपको फोन करे या कहीं आप सिटी बस में जाते हुए ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि मैं राव चंद्र सिंह सर्किल पे उतरा हूं या राव चंद्रसेन रोड पे खड़ा हूं। ऐसा कोई इस नाम का कोई जगह है ही नहीं। जबकि जोधपुर के बाकी कई शासकों के नाम पर बहुत कुछ है, जैसे प्रताप सागर झील है ना, कायलाना झील का दूसरा नाम है कायलाना, अभी बताऊंगा, माचिया सफारी मरु वानस्पतिक पार्क के समय। एक तो ये है पीछे, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि महाराणा प्रताप का क्या कहलाता है? अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय ये वहां पहुंचा था भाई, इसलिए नहीं, वैसे तो इसलिए नहीं,
मैं बता रहा हूं वहां पहुंचा था। अग्रगामी इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार मेवाड़ में मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया और वैसा का वैसा संघर्ष किसी शासक ने मारवाड़ में किया था, ये राव चंद्रसेन है, इसलिए महाराणा प्रताप का क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। किसको? राव चंद्रसेन को। नागौर दरबार में तो गया था, लेकिन नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था, क्योंकि अकबर का झुकाव इसके भाई मोटा राजा उदय सिंह की तरफ ज्यादा था। तो यहां से नागौर में और लिखा दूंगा। वैसे नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में, ये भी याद रखना। 1570 में गया, लेकिन भाग नहीं लिया, लेकिन भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। अकबर नाराज हो गए और अकबर ने मालदेव इस राव चंद्रसेन के पीछे सेना भेज दी। उसके बाद राव जो चंद्रसेन है ये आ गया सिवाना। सिवाना भी सेना पीछे आ गई, तो ये पाली में सारण की पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है, जहां सचियाई नामक स्थान पर कालांतर में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाएगी। तो कहाँ जाएगा इसके बाद? इसके बाद पाली की सारण पहाड़ियों, ये याद रखना, अपने भौगोलिक शब्द है। सारण पहाड़ियों में शरण। लिख लिया? सबने? नेक्स्ट, कई प्रकार के बालू का स्तूप है, कई प्रकार के बालू का स्तूप है। लिख रहे थे क्या? लिख लिया? ठीक है। जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ है? जोधपुर में। पहली लाइन, सभी प्रकार के बालू का स्तूप। हाँ, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर है? जोधपुर में है। जोधपुर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां है? जोधपुर में है। नेक्स्ट चीज, एक क्षेत्र है जोधपुर में, बाप क्षेत्र, बाप रण है ये, बाप रण। यहां से परमो कार्बोनिफेरस के गोलाश्म प्राप्त हुए हैं। परमो कार्बोनिफेरस, फेरस काल के हिमानी निर्मित गोलाश्म प्राप्त हुए। क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। लो जी, बाप रण भी करवाऊंगा आपको। एक जोधपुर में एक जगह फलोदी, जोधपुर में एक जगह फलोदी राज्य का सबसे शुष्कतम स्थान है, सबसे शुष्कतम स्थान है फलोदी राज्य का सबसे शुष्कतम स्थान है। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है। रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय जोधपुर में, ये है इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगे हैं? 3। रिमोट सेंसिंग इसरो के अधीन है ये। रिमोट सेंसिंग सही लिखा है? रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय जोधपुर, और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी बेटा, इधर देख। हाँ, ये है HC मतलब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का मुख्यालय भी कहाँ है? जो अब नया बना है, आपने कभी यदि मौका मिले तो देखना, जोधपुर में है। हाई कोर्ट का मुख्यालय भी कहाँ है? जोधपुर में है।
इसको घर जाके पूरा लिख लेना, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का अर्थ क्या है? उच्च न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, रिमोट सेंसिंग। फलोदी का जो पश्चिमी बेल्ट है ना भाई, फलोदी का या फलोदी का क्षेत्र है, फिर आगे बीकानेर के क्षेत्र को थोड़ा सम्मिलित कर लो, थोड़े चूरू के दक्षिणी भाग को सम्मिलित कर लो। इस बेल्ट में एक ऊंट की नस्ल पाई जाती है, गोमट। तो लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, फलोदी में सवारी के लिए प्रसिद्ध, सवारी के लिए प्रसिद्ध गोमट ऊंट की नस्ल पाई जाती है। नाचना करवाई थी पहले, और आपको उस्तकला करवाई थी कहां पर? एग्जाम में पूछा गया था, परसों वाले एग्जाम में। उस्तकला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। फलोदी में सवारी के लिए प्रसिद्ध गोमट ऊंट की नस्ल पाई जाती है। लिख लिया सबने? बोर्ड पर देखो आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, हर जगह बात कर रहे हैं, कहीं अभी तक छोड़े ही नहीं, तो यहां भी बात कर लेते। एक ही तो लाइन है, देखो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय देखो, राजा तखत सिंह, राजा कौन थे? तखत सिंह। हाँ, तखत सिंह, बिल्कुल राजा थे तखत सिंह। और पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, क्या लिखा है मैंने? मैकमोसन लिख लिया। अब जिस प्रकार कोटा में बटन का हाल होता है, वैसा ही जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन का हाल होता है। मैकमोसन, एक युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध, या गोरों और काड़ों का युद्ध, पाली में करवाऊंगा टाइम मिला तो। बहुत सारी बातें ऐसी है जो समय के साथ, अपने पास समय कम है एग्जाम को देखते हुए, इसलिए मैंने ऐसे नहीं, आप पास वालों की, फाउंडेशन वालों, इनसे तुलना करो ना, बाकी बातें वो की वो सारी लास्ट तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी समय के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एक युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध, चेलावास युद्ध, और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, और इसे कहते गोरों और कालों का युद्ध। यह आपको समझाऊंगा। इस युद्ध में मैकमोसन का सर धड़ से अलग कर दिया गया और आउआ के किले पर लटका दिया था क्रांतिकारियों ने। तो मारा, युद्ध में मारा गया, मैकमोसन मारा गया। यहाँ आसपास के क्षेत्रों ने अंग्रेज को बड़े नजदीक तरीके से पहली बार ही देखा था, और सीधा सर धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। मैकमोसन, एक तो मॉरिसन है, ये मैकमोसन है, मॉरिसन भरतपुर का था, और वहां का राजा था जसवंत सिंह। करवाया था? करवाया होगा शायद। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्रांति के समय की घटनाएं। जोधपुर के मुख्य जिले की बात करें तो नेक्स्ट, जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई है ना भाई, नवीनतम वन रिपोर्ट अभी, जिसे 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब 2 साल तक यही मान्य रहेगी। इस वन रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर जिले में 109 वर्ग किलोमीटर वन है। कितने? 109 वर्ग, और लगभग 0.48% के साथ ये राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है। तो मैं एक लाइन ये लिख रहा हूं, एक लाइन समझो। यहाँ देखो, एक मैंने आपको चूरू में लिखाए थे 82 वर्ग किलोमीटर लिखाए थे 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार, वहां अब है लगभग 77 वर्ग किलोमीटर। कम हो गए हैं चूरू में। चूरू में क्या हो गए?
कम हो गए भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वन रिपोर्ट 2 साल बाद में वापस आ जाएगी, वापस आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं होते। सबसे कम वनों वाला जिला चूरू था, आज भी चूरू है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जोधपुर था, आज भी जोधपुर है। आप कहोगे सर 109 वर्ग किलोमीटर, मैं कहूँगा बिल्कुल 109 वर्ग किलोमीटर वन है। तो आप कहोगे सर चूरू में तो 77 ही है, इसमें तो 109 है। तो ये 109 22,850 में से है और वो 13,835 में से, मतलब चूरू का क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर का क्षेत्र अभी लिखा है 22,850। तो जब परसेंटेज कम निकला ना भाई, एक तो 22,000 में से 109 ही है और एक 13,835 में से कितने हैं? 77। कितने हैं? 77। तो बात समझ में आ गई क्या? तो नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन प्रतिशत की दृष्टि से, वन प्रतिशत की दृष्टि से, वन प्रतिशत की दृष्टि से, वन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम, सबसे कम कहां पर है? जोधपुर में है। वन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम 0.48% जोधपुर में है। लिख लिया? अब आप एक अब्बे सिंह के काल की घटना पढ़ते हो जोधपुर में। जोधपुर के शासक अब्बे सिंह के काल में दुर्ग की पुनर्निर्माण कार्य हेतु चूने को गर्म करके किया जाता है ना भाई, मिलाया जाता है, उसके गोल से फिर लिपापोती होती है। इसलिए वहां आप पास समीपवर्ती खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को काटा जाने लगा। विक्रम संवत 1787 की घटना है। वहां के लोगों ने, जो सामान्यतः विष्णुई संप्रदाय के थे, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष, राज्य वृक्ष जो एट प्रेजेंट है, राज्य का जो कल्प वृक्ष है, इसके रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ला दशमी को प्रतिवर्ष खेजड़ली मेला भरता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, खेजड़ली मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ये वन और वन्य जीव में और लिखाऊंगा। और ये घटना है किसके समय की? अब्बे सिंह की। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह अमृता देवी पुरस्कार वन और वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। लाइन समझ में आ गई या लिखाऊं? आ गई, ठीक है। वन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में एक और चीज याद रखनी है, मरु वानस्पतिक पार्क है, उसका नाम है माचिया सफारी। ये मृगवन भी है, ये जैविक उद्यान भी है। माचिया सफारी, मरु वानस्पतिक पार्क, मरु वानस्पतिक पार्क। 3 पहाड़ियों के मध्य जोधपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली प्रताप सागर या कायलाना झील है। यहाँ कायलाना झील, कायलाना क्या है? झील है। इस कायलाना झील के समीप, बिल्कुल समीप, बिल्कुल जस्ट पास में, यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, इसका नाम है माचिया सफारी। माचिया सफारी। ये मृगवन भी है। क्या है? मृगवन भी है। 7 मृगवन करवाऊंगा आपको। अशोक मृगवन, संजय मृगवन, पंचकुंड, पुष्कर, अजमेर मृगवन, खेजड़ली मृगवन, माचिया सफारी मृगवन, चित्तौड़ मृगवन और सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर। 7 मृगवन नाम बोले मैंने, 7 याद रखने, मैं आगे आपको लिखाऊंगा। तो ये कायलाना झील को प्रताप सागर कहते हैं। वास्तव में ये प्राकृतिक झील है।
3 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसी को बोलते क्या? प्रताप सागर। प्रताप सिंह ने इसके आसपास का निर्माण कार्य कुछ करवाया था, इसलिए प्रताप सागर। जोधपुर में एक और झील है, बालसमंद। झील का नाम क्या है? बालसमंद। ये 3 पहाड़ियों से घिरी हुई सुंदर प्राकृतिक झील है। ऐसे बना लो, ऐसे कैसे? एक नहर है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस प्रकार देखो, यहां एक नदी आ रही है, यहां जोधपुर से नहीं, यह नदी राकसताल झील से निकलती हुई आ रही है, नाम है सतलज। और एक व्यास, सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज है। कौन सा बैराज है? ये रहा हरिके बैराज है। हरिके बैराज क्या है? बांध है। बैराज का अर्थ मैं कोटा के समय बता चुका हूं, ऐसा बांध जिसके जल का उपयोग सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है। किस कार्य हेतु किया जाता है? सिंचाई कार्य हेतु। देखो आगे, यहां से एक नहर निकाली गई कालांतर में, इस नहर का नाम है, पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से, 2 नवंबर 1984 के बाद में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर। ध्यान रखना, ऐसे नहीं सर जालोर तो छोटा करवाया, जोधपुर इतना बड़ा समझाया, तो क्वेश्चन आएंगे। और जो ऐसा आप एक भी पॉइंट बता देना, घर जाकर काट दो कि ये लाइन फर्जी है। इतनी सारी बातें आपको बताई गई, सब इंपॉर्टेंट बातें। तो यहां से इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है और इसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और एट प्रेजेंट इसके द्वारा इसमें जलापूर्ति होती है। और ये जोधपुर के पश्चिम में है, इसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। बना लो, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जलापूर्ति। जलापूर्ति। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जलापूर्ति। लिख लिया? जो एक विद्वान था, नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, क्या सुंदर दुर्ग बनाया है, इसे तो देवताओं और परियों ने बनाया है। यही रुडयार्ड किपलिंग घूमता और भटकता हुआ बूंदी पहुंच गया। जब बूंदी पहुंचा तो वहां कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में कह दिया, इसे तो भूतों ने बनाया है। हाँ, भूतनिया होता ही नहीं, भूत खूब ही है। तो इसे किसने बनाया? भूतों ने। तो याद रखना, किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। किस दुर्ग के बारे में कहा? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, इसे देवताओं और परियों ने बनाया है। जबकि तारागढ़ अजमेर में भी है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में भी है। और तारागढ़ बूंदी में भी है। तारागढ़ जो अजमेर में है वो गठबीठली के नाम से जाना जाता है और उसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, तारागढ़ जो बूंदी वाले की बात बताइए, ये कहा है कि इसे किसने बनाया है? भूतों ने बनाया। लिखा हूं क्या? नोट में लिखो, नोट में लिखना, नोट में लिख लो, नोट में लिखना। नोट में रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ विश्व धरोहर नहीं है, ध्यान रखना, यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है भाई। ऑप्शन में दिया गया था मेहरानगढ़।
रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ को देवताओं व परियों से निर्मित, परियों द्वारा निर्मित मैडम, रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ को देवताओं व परियों द्वारा निर्मित व बूंदी के तारागढ़ को, बूंदी के तारागढ़ को भूतों द्वारा, आप जैसे ही है, भूतों द्वारा निर्मित माना निर्मित माना। रुडयार्ड किपलिंग हो गया। लो अब आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक खनिज जास्पर, एक खनिज है, इस खनिज का नाम है जास्पर। खनिज का नाम क्या है? जास्पर। जास्पर राजस्थान का एकाधिकार है भाई। पहली चीज तो राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एकाधिकार है, एकाधिकार है। और उत्पादन के लिए राज्य में सबसे ज्यादा दबदबा एक ही जिले का है और वो है जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर में कुछ पॉइंट याद रखना। एक तो ओसिया, एक कौन सा है? ओसिया। एक है मथानिया, मथानिया के प्याज प्रसिद्ध है भाई, मथानिया। मिर्च भी प्रसिद्ध है, मथानिया। और एक है टमटिया, टिमटिया या टमटिया, टिमटिया, टिमटिया। जास्पर, जास्पर लिख लिया सबने? नेक्स्ट, हाँ लिख लो, नहीं लिखा है तो। चूना पत्थर सर्वाधिक जोधपुर में भाई। हालांकि सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है वो है चित्तौड़गढ़ में। केमिकल है ये केमिकल ग्रेड में आएगा। कौन सा ग्रेड? केमिकल ग्रेड, केमिकल ग्रेड। एक आपको सानू क्षेत्र करवाया था जैसलमेर में, लाठी सीरीज में, वो भी चूना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर मिलता है, उसे स्टील ग्रेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टील ग्रेड के नाम से जाना जाता है, स्टील ग्रेड के नाम से चूना पत्थर। आगे लिखना सर्वाधिक जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। ये आपको मुख्य मुख्य जोधपुर जिले की बातें बताई गई। किस जिले की? जोधपुर जिले की। और पहले मैं बता चुका हूं कि जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जोधपुर का आसपास का जो क्षेत्र, जोधपुर व उसके आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए।